हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ओके, इसकी हमने जो राजन सीरीज आई है, नई सीरीज 2024 की, ठीक है, उसको हमने शुरू किया है, जिसमें जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं पहले हम उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें जो नए क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, 2023 के भी क्वेश्चंस मिलेंगे हमको, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 2023 के क्वेश्चंस उसी क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे जो 2024 की रहेगी, यानी कि नई सीरीज। तो ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये नई सीरीज के क्वेश्चंस हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। इससे पहले के 28 क्वेश्चन जो हैं वो हमने जो है पार्ट 1 में हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 53 तक 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से कवर करेंगे। रटना सब कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, चीज़ों को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एग्जाम में उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अति लघुत्तरी में भी पूछ सकता है, लघुत्तरी 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव में भी। दो चीज़ें होती हैं प्यारे दोस्तों, एक तो होता है निदान, दूसरा होता है उपचार, ठीक है। समझ लीजिए, निदान के अंतर्गत क्या होता है, बालक को जो प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट को समझने में जो समस्या आ रही है, आखिर वो समस्या क्यों आ रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या है। निदान में क्या है, समस्या क्यों आ रही है, कारण का पता लगाया जाता है और फिर उस कारण का पता लगा करके हम पहुंचते हैं उपचार पे। फिर हम बालक का उपचार करते हैं, उस समस्या के रीजन को खत्म करके उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ये होता है उपचार करना, ठीक है। निदान के अंतर्गत क्या होता है, निदान के अंतर्गत कमजोरियों और कठिनाइयों के पीछे कारण क्या है इसका पता लगाया जाता है, और उपचार के अंतर्गत वही कमजोरियां, वही कठिनाइयों को दूर कर दिया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से एक डॉक्टर अपने पेशेंट को या अपने रोगी को रोगों का उपचार करके उसको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार से एक टीचर भी यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स की जो उनकी जो लर्निंग संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करके उनको ज्ञान प्राप्त करने का एक सही डायरेक्शन प्रदान करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण ये जो है शैक्षिक रूप से जो बालक पिछड़े हैं उनके लिए दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जो बालक पिछड़ा है उसी को प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, उसी से रिलेटेड होता है उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन कहता है, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। शिक्षण सिद्धांत अलग होते हैं, शिक्षण सूत्र अलग होते हैं, शिक्षण की प्रविधियां अलग होती हैं और विधाएं अलग होती हैं। ओके, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये हमारी, यानी कि जो सिद्धांत है वही आप सूत्र में लिख रहे हैं, सूत्र भी इसी में लिख रहे हैं, प्रविधियां भी इसी में लिख रहे हैं, विधाएं, आप चीजों को एक मत समझ लीजिएगा, ठीक है। सिद्धांत में क्या होगा हम थोड़ा सा समझाते हैं। सिद्धांत जैसे आपका हो गया करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। वहीं पे शिक्षण सूत्र यानी कि बच्चों को शिक्षण किस तरीके से दिया जाता है, फॉर्मूला क्या है। जैसे हम बच्चों को सरल से जटिल की तरफ लेकर के चलेंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर के चलेंगे, और वहीं पर फिर प्रविधियों में क्या क्या होता है, प्रविधियां वो होती है जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गई और वर्णन प्रविधि हो गई, कहानी विधि हो गई, ठीक है। आइए मैं थोड़ा सा शिक्षण सूत्र के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन हम भले ही अति लघुत्तरी डिस्कस कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से समझेंगे। शिक्षण के सूत्र जिनको हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। एक सफल शिक्षण का अर्थ होता है ऐसा शिक्षण जिसमें छात्रों के लिए जो विषय वस्तु, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसे बालक अच्छी तरह से उसका अधिगम कर ले, उसको सीख ले, समझ ले। सीखने के साथ साथ आगे बढ़ने को फीडबैक भी मिलता रहे। इस प्रक्रिया के लिए शिक्षा के चिंतकों और दार्शनिकों ने कुछ सूत्रों का प्रतिपादन किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सरल से जटिल की ओर, जैसा मैंने अभी बताया, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, शिक्षण का सूत्र है। इस सूत्र को लेकर के हमें जो है शिक्षण करना चाहिए।
इसमें क्या है, पहले सरल चीज़ें पढ़ाओ फिर कठिन चीज़ें पढ़ाओ। शुरुआत में कठिन चीज़ें पढ़ाने लग जाएंगे, बालक ऊब जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सीखेगा। ठीक है, जैसे गणित में पहले आसान प्रश्न हल करवाएं, उसके बाद कठिन प्रश्न देने चाहिए। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, पहले आसान क्वेश्चंस होते हैं, 4-6 एक्सरसाइज मैथ्स में आसान होती हैं, बाद में आके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आने लग जाती हैं। दूसरा सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। जो चीज़ पहले बच्चों को ज्ञात है उससे लेकर के चलिए अज्ञात की तरफ। फिर आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है, शिक्षण सूत्र है। ठीक है, जैसे पूर्ण से अंश की ओर, हमें पूर्ण से लेकर के आप होल से लेकर के पार्ट की तरफ चलना होता है। सर ये होल टू पार्ट क्या होता है, इसमें मान लीजिए जैसे आपको जो है साइकिल समझाना है, ठीक है, तो पहले आप जो है साइकिल को बच्चे को जो है दिखाओ, पिक्चर्स के माध्यम से दिखाओ, सामने दिखा सकते हो ये साइकिल होती है, इससे जो है हम आसानी से छोटी मोटी जो दूरी है वो तय कर सकते हैं, हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। फिर इसके पार्ट्स को हमें समझाना है, ये सीट ऐसे होती है, ये इसका हैंडल होता है, ये पहिए होते हैं, इसमें ये तीलियां लगी होती है ना, इस तरीके से। ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आप जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये होते हैं शिक्षण के सूत्र। ये जो हमारे नोट्स आप देख पा रहे हैं सामने, ये सिर्फ पेड विद्यार्थियों के लिए होते हैं, जो बच्चे फीस पे करते हैं। ठीक है, उनके लिए नोट्स होते हैं, उनको कंप्लीट जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स बच्चों को फॉरवर्ड किए जाते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है, एंड उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी जो क्वेश्चन बैंक होती है, हमारे नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक की भी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपकी 3 सीरीज हम आपको यहाँ पे देते हैं, 22 सीरीज, पवन की सीरीज और राजन सीरीज, ये तीनों सीरीज भी आपको साथ में मिल जाती हैं। ओके, नोट्स लेने के लिए जो नंबर आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझा कि आखिर शिक्षण सूत्र होते क्या हैं। शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। स्थायी, कैसा, स्थायी, स्टेबल, यानी कि जिसको बच्चा बाद में भूले ना, है ना, ऐसा ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अकॉर्डिंग शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, सही डायरेक्शन, सही रास्ता दिखाते हैं, जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ओके, ये हो गया शिक्षण सूत्र। अगला क्वेश्चन होता है पुनर्बलन का क्या अर्थ है। पुनर्बलन को हम इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये क्या होता है, पुनर्बलन का अर्थ पुनः बल देना है, पुनः बल देना, फिर से बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, बालक कुछ अच्छा कर पाए। पुनर्बलन से बच्चों को मेंटली जो है प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इसलिए पुनर्बलन देते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्लास में कोई क्वेश्चन पुटअप किया और किसी बच्चे ने उसका आंसर ठीक से दे दिया, तो अब आप उस बच्चे को कह सकते हो वेरी गुड। ये क्या हुआ, आपने उस बच्चे को पुनर्बलन दे दिया, आपने कहा वेरी गुड, अरे बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से तुमने आंसर दिया है, और मेहनत करो। बच्चा फूल के गदगद हो जाता है, अरे मेरी तारीफ हो गई। और अगर टीचर ने कह दिया देखो तुम्हारी क्लास में एक ये भी तो बच्चा है, कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली, कितना मेधावी छात्र है, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, इसने देखिए आंसर दे दिया। वहाँ पे हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, पुनर्बलन दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए क्या होता है, और ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाता है, मेंटली जो है वो प्रोत्साहित, उसका मन करता है कि और अब हम सीखेंगे, हम अगर कल भी आंसर दे देंगे हमारी और तारीफ होगी, क्लास में हमारी इज्जत होगी। ये होता है पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन कहता है एक तरफ संप्रेषण क्या है। एक तरफ वन वे संप्रेषण जो है, एक तरफ संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं माना जाता। जैसे प्रेषक है, ठीक है, उसने डायरेक्ट अपना मैसेज भेज दिया, उधर से जो मैसेज है वापस आने के कोई चांसेस नहीं है। इसमें सिर्फ सूचना का संदेश भेज दिया जाता है, ये एक तरफ संप्रेषण होता है। हमने आपको मैसेज कर दिया, अब आप क्या करेंगे, उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, और जो अच्छा संप्रेषण है वो दो तरफा होता है, यानी कि इधर से हम अपनी बात कह रहे हैं, आप तक बात पहुंच गई, फिर आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं, ये प्रभावी, ये अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, और यही सटीक माना जाता है।
जैसे इसमें क्या है, आपके पास कुछ ऐसी मेल आती होंगी, या अगर आप कोई फॉर्म भरते होंगे तो आपके पास कुछ ऐसी ईमेल आती होंगी जिसमें लिखा होता होगा नो रिप्लाई, यानी कि आप उस मेल का रिप्लाई नहीं दे सकते। वो क्या हो गया, वो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, एक तरफ से आपको संदेश भेज दिया गया, अब आप उस पर सिर्फ ग्राही हैं, यानी कि आप उसको सिर्फ रिसीवर हैं, रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये समझ गए। दूसरा है प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं। प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है, उन विचारों को एक्सेप्ट करता है, बात को समझता है और उसी के अनुसार उसका जवाब भी देता है। यह संप्रेषण दो तरफा टू वे होता है। हमने सूचना आप तक पहुंचा दी, अब आपने उसको जाना, समझा, उस पर विचार किया, उसके हिसाब से आपने हमें रिप्लाई कर दिया। ये दो तरफा होता है और सही होता है, सटीक होता है। कक्षा में यही संप्रेषण दो तरफा चलता है, जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी के प्रति अंतःक्रिया होती है, दोनों में सामंजस्य स्थापित होता है, दोनों किसी भी टॉपिक को लेकर के वार्तालाप करते हैं। अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। अपूर्ण संप्रेषण वही है जो एक तरफा है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें सिर्फ आपको सूचना दे दी जाती है, आपने एक्सेप्ट कर ली, बात वहीं पे खत्म हो गई। जबकि प्रभावी संप्रेषण जो है ये दो तरफा होता है, इसमें दोनों पक्ष एक्टिव होते हैं। ठीक है, और जो एक तरफा है इसमें एक पक्ष एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है, एक सक्रिय होता है, दूसरा निष्क्रिय होता है। जो दो तरफा होता है इसमें दोनों पक्ष क्या होते हैं, दोनों पक्ष एक्टिव होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, कम्युनिकेशन में जो बाधाएं आती हैं इसमें क्या है, शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट न होना। मान लीजिए आप जो भी बात कह रहे हैं, बालक उसको ठीक से समझ ही नहीं पा रहा, अपने मुंह में ही बोल लेते हो, अपने अंदर ही बोल लेते हो, या धीरे बोलते हो, पीछे तक आवाज भी नहीं जाती है। ये क्या है, ये संप्रेषण में बाधा है। अगर आपकी आवाज में दम नहीं होगा, यदि आप क्लियर बोलेंगे नहीं, तो पीछे वाले बच्चे कैसे सुनेंगे। या अगर आपके कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि हमारे सामने बात कर रहे हैं, लेकिन हमें बड़ा ध्यान लगा करके उनकी बात को सुनना पड़ता है, आधा समझ में नहीं आता, आधा मुंह में खा जाते हैं, तो वो संप्रेषण जो है वो क्या है, प्रभावी नहीं होता, उससे सामने वाला जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है, तो ये संप्रेषण में बाधा होती। टीचर को चाहिए कि वो क्लियर, स्पष्ट, अच्छे शब्दों में बोले, उच्चारण उसका एकदम कतई ठीक होना चाहिए, बच्चों में रुचि का ना होना। जब आपका संप्रेषण ही अच्छा नहीं होगा तो बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट ना होना, आप जिस तरीके की बात कहें उसी तरीके के आप पे एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए, आपके चेहरे पर भी उसी तरीके का भाव होना चाहिए। यदि कहीं पर कुछ हंसी वाली बात है तो आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, यदि कहीं पर कुछ दुख वाली बात है तो आपके चेहरे पर उस तरीके का दुख भाव प्रकट होना चाहिए। ठीक है, जैसे बात कर रहे हो वैसे आपके शरीर जो है, बॉडी लैंग्वेज आपकी नजर आनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, और यही बाधा भी बन जाती है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, देखिए, इस उद्यान में बालक पौधे, एक बगीचा है, उसमें बालकों को पौधा बताया गया है। जो पाठशाला, जो आपका स्कूल है वो बगीचा है, और जो टीचर है वो माली है। वो माली उस बाग का रखवाला है, उसके हर एक पौधे को सींचता है, पाल पोस कर बड़ा करता है। ठीक है, हर दिन उसकी देखरेख करता है। यह कथन किसने व्यक्त किया? यह कथन फ्रेडरिक फ्रोबेल का है। किसका? फ्रेडरिक फ्रोबेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए, भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी हैं? भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षताएं निम्नलिखित हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको ऐसे याद रखिए, LSRW। LSRW सर क्या है? L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। LSRW ये भाषा शिक्षण की मुख्य दक्षता मानी जाती हैं। इसमें बालक सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। ठीक है, शिक्षण से क्या तात्पर्य? शिक्षण क्या है? व्हाट इज टीचिंग? शिक्षण का संक्षेप में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण का मतलब है बच्चे का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, भावात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, हर तरीके का विकास होगा। टीचिंग में जो है बालक को हर तरीके का उसका डेवलपमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाता है।
शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है? टीचिंग त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्या है, 3 बिंदु आते हैं जो इस प्रकार हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। क्योंकि यदि इसमें से कोई एक भी गायब हो जाए तो हमारा शिक्षण वहीं पे रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। भाई शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, पाठ्यक्रम ना हो तो टीचर कब तक विद्यार्थियों को सत्यनारायण की कथा सुनाएगा, क्या पढ़ाएगा विदाउट सिलेबस? ठीक है, मान लीजिए अगर इसमें से एक को पाठ्यक्रम को नहीं कम करते हैं, शिक्षक हटा देते हैं, तो शिक्षार्थी क्या सिलेबस से पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए ये 3 चीजें इसमें शामिल होती है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया होती है जो कि जिसके माध्यम से ही शिक्षण हमारा आगे बढ़ पाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, यह कथन किसका है? ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। जिस देश में जितना ज्ञान उतना ज्यादा वह देश सुखी होगा, समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। यह कथन जॉर्ज वाशिंगटन का है। उदाहरण प्रविधि की 2 उपयोगिता बताइए। उदाहरण प्रविधि की, देखिए उदाहरण से पाठ्यवस्तु स्पष्ट हो जाती है। अगर आप किसी भी टॉपिक को एग्जाम्पल लेकर के समझा देते हैं तो कठिन से कठिन टॉपिक भी सरल हो जाता है ना। इसको दृष्टांत उदाहरण भी कहते हैं क्योंकि उदाहरण को दृष्टांत भी कहा जाता है। और बोधगम्य यानी कि बालक जल्दी से उसका बोध कर लेता है, उसको समझ लेता है टॉपिक को, और हमारा टॉपिक भी, हमारा सब्जेक्ट भी क्या हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है, बालक को उसको पढ़ने में मजा आने लगता है। उदाहरण के माध्यम से चीजें समझ में आ जाती हैं। उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को क्लियर कर देता है और नया ज्ञान भी देता है ना। इसलिए उदाहरण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, 2 उपयोगिता। अब उपयोग क्या है? TLM के द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जाता है। TLM क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे आप अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आपका TLM क्या हो जाएगा? आप चार्ट का यूज कर सकते हैं, आप ग्लोब का यूज कर सकते हैं, आप मैप का यूज कर सकते हैं, पॉइंटर होता है, ये सब TLM के अंतर्गत आते हैं। लेसन प्लान हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है, जब आप कोई प्रॉब्लम में हैं, उसका सॉल्यूशन अचानक आपके दिमाग में आ जाए तो वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? वह प्यारे दोस्तों सूझ का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहते हैं सिद्धांत को? सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। ये रहा आपका सूझ का सिद्धांत, जिसको हम कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, कोहलर्स इनसाइट थ्योरी। ठीक है, इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन हमारे दिमाग में जब अचानक से आ जाता है तो वो क्या होता है, उसे हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है? यह सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ के द्वारा ही होता है। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी यानी कि वनमानुष पर प्रयोग किया था। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, PTA तथा MTA का पूरा नाम बताइए। PTA का मतलब होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक और अध्यापक संघ। MTA का मतलब मदर टीचर एसोसिएशन, मात्र अध्यापक संघ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है TLM के लिए कितनी धनराशि देय होती है? तो TLM के लिए लगभग 500 रुपए की धनराशि देनी होती है। BRC का पूरा नाम क्या होता है? खंड संसाधन केंद्र, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी होती है? प्रयोग प्रदर्शन, प्रयोग का मतलब होता है चीजों को प्रयोग करके देखना, प्रयोग करके सिखाना बालकों को। प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। यदि आप बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको लैब ले जाना ही पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कौन सी गैस किससे क्रिया करवाने से, कैसा जो है केमिकल यूज करने से कौन सी चीज बनती है। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो भी आप लैब में ले जा करके चीजों को, पेंडुलम, उत्तोलक, भारोत्तोलक, ये सब चीजें समझानी पड़ेंगी। यदि आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के जीवों को लैब में रखना होगा, उससे बालकों को प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान कराना होगा। तो साइंस के शिक्षण में, साइंस पढ़ाने के लिए लैब की आवश्यकता होती है, वहां पे चीजों को प्रयोग करके बालकों को समझाना होता है।
इतनी बात क्लियर। बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब होता है बालक को सेंटर में रख करके शिक्षण देना। सेंटर का मतलब क्या होता है? बालक को केंद्र में रखना, यानी कि सब कुछ बालक के हिसाब से करना। बालक की योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है, ठीक है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से बालक को ज्ञान देना। बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का काम किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। इसमें हम बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हैं। कौन सा बालक किस तरीके का ज्ञान चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस में है। शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था? शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। प्यारे दोस्तों, अगर यही राजन सीरीज डेफिनेटली मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होगी, ठीक है, आप सबके पास होगी। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चीज़ों को समझ समझ करके आप शायद ना पढ़ पाएं, आपके पास समय कम हो, और समझ करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझने के लिए हमारे क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। किस शिक्षण पद्धति में पहली बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था? वह कौन सा टीचिंग मेथड था? तो मॉन्टेसरी पद्धति में लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था कि बच्चों को लिखना सिखाया जाए, जिससे क्या हो कि उनकी मांसपेशियों पर जोर आएगा और वो बच्चा जो है संतुलन करना सीखेगा अपने हाथ की पकड़ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है? जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है। जब टीचिंग जो है कई क्लास के विद्यार्थियों को एक साथ बैठा करके किया जाता है। मान लीजिए कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लास मिलाकर एक साथ बैठा लिए गए सभी बच्चों को, वहां पे जो टीचिंग की जा रही है वो बहुकक्षा शिक्षण कहलाएगा। बहुकक्षा शिक्षण शिक्षण की नई विधा है। ये कैसे इंपॉर्टेंट, ये हम कब कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं? मान लीजिए आपको ग्रामर पढ़ानी है, इंग्लिश में क्या पढ़ाना है? ग्रामर पढ़ाना है। और ग्रामर में मान लीजिए आपको टेंस पढ़ाने हैं, तो टेंस क्या है? आप 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए पढ़ा सकते हैं। आपको वॉइस पढ़ाने हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ाने हैं, सबको पढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाना है, सबको पढ़ा सकते हैं। ये कॉमन चीज होती है। ये आप इसमें 6, 7, 8, 9, 10 सबको एक साथ बैठा करके पढ़ा सकते हैं। इंटर तक सबको साथ बैठा करके पढ़ा सकते हैं चीजें, है ना। तो वहां पे हम बहुकक्षा शिक्षण कर सकते हैं। प्लेवे पुस्तक के लेखक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे मैं पहले बता चुका हूं, आपके पास सॉरी समय है, आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सर नोट्स लेने का फ़ायदा क्या है? नोट्स लेने का फ़ायदा ये है कि आपको हमारे यानी एसपी सर के कंप्लीट नोट्स जो एसपी सर के द्वारा तैयार किए गए हैं वो नोट्स आपको मिल जाते हैं। साथ में जो क्वेश्चन बैंक हैं आपके, उनकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलती है। आप क्वेश्चन बैंक आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक आप बाहर से खरीदेंगे, एक खरीदेंगे, हो सकता है आप सिर्फ राजन सीरीज खरीदें, हो सकता है आप सिर्फ 22 सीरीज खरीदें, या फिर आप हो सकता है आप पवन सीरीज खरीदें, एक ही खरीदेंगे, लेकिन हमारे पास हमारा कंटेंट मिलेगा। प्लस ये तीनों क्वेश्चन बैंक जो 2024 के नए क्वेश्चन बैंक है, इनकी भी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलती है। आपको बाहर से एक पैसा खर्च नहीं करना है। तो उसके लिए आप हमें जो नंबर है 9628182649, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं फीस की। वीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है? प्रेरणा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बालक में रुचि पैदा करता है। आप कोई ऐसी कहानी सुना दे बच्चों को जिससे बच्चा इंस्पायर्ड हो जाए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग हैं, अगर हमारे घर परिवार में कोई, जैसे हमारे पिताजी हैं, उन्होंने कैसे संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, कितनी उन्होंने मेहनत की है, मजदूरी की है, वो क्या है? इंस्पिरेशन है। वो चीज़ हमारे अंदर आग लगा देती है कि यार हम अब तो हमारे पास सब कुछ है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाना, और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है अथवा करता है। तो यहाँ पे आप किसी सब्जेक्ट को लेकर के पर्सनली सब्जेक्ट को टारगेट करके भी बच्चे को इंस्पायर्ड कर सकते हैं। वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई भी काम कर सकता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वो आगे कठिन ही क्यों ना हो। जब बच्चा मोटिवेटेड होता है, इंस्पायर्ड होता है, तब उसके लिए सीखना और ज़्यादा आसान हो जाता है। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित
दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाती है। तो ये आज के 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। और क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।